अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैंने लास्ट टाइम आपको केस नंबर 44-45 प्रेजेंट किया था। आज हम तीन केसेस हैं जो हम करने लगे हैं। एक ही डायग्नोसिस है उनकी और मुख्तलिफ मैंने ईयर्स के जो FCPS थ्योरी के पेपर्स थे उन्हीं में से मैंने लिए हैं। ठीक है, तो आप देख लें कि एक ही सिनेरियो को कितनी मुख्तलिफ तरीके से पूछा जा सकता है, तो वो अच्छे से हम कर लेंगे। और आपसे वही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर मुझे लिखें। और मुझे प्लीज़ अगर आपके पास FCPS 2 का रिसेंट कोई थ्योरी पेपर हो तो आप मुझे भेजें, क्योंकि मैंने तो काफ़ी अर्से से देखे ही नहीं है ना, मेरे पास तो वही पुराने रखे मैं, तो उन्हीं को मैं फिर लेटेस्ट एडिशन से फिर उसको मैं थोड़ा एडिट कर लेती हूँ। जो मैंने बना के रखे हुए वही हैं। ठीक है, तो आप मुझे भेजिए ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि किस किस्म के हो रहे हैं। मैंने सुना है शायद सिर्फ वो MCQ बेस्ड होते हैं आपके, तो उसी में छोटे छोटे सिनेरियो लिखे हुए होते हैं और उसमें पूछा हुआ होता है एक सवाल। तो आप मुझे भेज दें तो मैं ज़रा देखूँ तो कि वो हैं कैसे, और मैं किस तरह से उनको फिर सॉल्व करके प्रेजेंट कर सकती हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, केस नंबर 46 है। A 52-year-old woman had a long-standing history of getting blue discoloration of fingers and toes on immersion in cold water and worsening of dysphagia. Recently, there has been episodes of ill-defined central chest discomfort and nocturnal cough. तो ये तो एक हिस्ट्री है इसकी। ठीक है, अब पूछा है उन्होंने क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्योंकि एक डायग्नोसिस में बन रही है। नंबर 2, विच कॉम्प्लिकेशन इज प्रेजेंट, यानी कि इस सिनेरियो में कौन सी कॉम्प्लिकेशन उस डिजीज की हो चुकी हुई है। नेम 3 इन्वेस्टिगेशंस दैट विल बी पॉजिटिव इन दिस पेशेंट। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। उससे पहले हम दोबारा देखें कि हिस्ट्री में उन्होंने बताया मिडिल एज वुमन है, 52-year-old, लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है उसको कि फिंगर्स उसकी ब्लू हो जाती हैं जब ठंडे पानी में डालती है तो, और उसको डिस्फेजिया भी हो रहा है। ठीक है, डिफिकल्टी इन स्वालोइंग है। और दूसरी एक चीज़ उन्होंने बताई है कि इल डिफाइंड सेंट्रल चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है और नॉक्टर्नल कॉफ होती है। अब इन सारी चीज़ों को ना आप ज़रा अपने जहन में लाएं तो क्या डायग्नोसिस बनेगी। मतलब अगर ये जैसे रेनॉल्ड्स फिनोमेना उन्होंने बताया ना, ब्लू डिस्कलरेशन हो रही है, ठीक है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना उसको हो रहा है काफ़ी लंबे अरसे से, और सेंट्रल चेस्ट डिस्कम्फर्ट है और नॉक्टर्नल कॉफ है, तो इसको यानी कि रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हुई हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्फेजिया हो रहा है तो फिर हम देख लेते हैं इसकी डायग्नोसिस पे वही बन रही है क्या, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। ठीक है, विद रेनॉल्ड्स फिनोमेना। अब सिस्टमिक स्क्लेरोसिस आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप का है, मतलब डिवाइड किया हुआ है दो उसमें। एक तो लिमिटेड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, उसको हम क्रेस्ट सिंड्रोम कहते हैं, CREST, क्रेस्ट सिंड्रोम। ये जो है 80% होता है। और दूसरा डिफ्यूज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है जिसमें बहुत सारे मतलब क्रेस्ट जो लिमिटेड है उसमें ये होता है कि जो स्किन चेंजेस है, क्योंकि ओवरऑल थिकनिंग ऑफ स्किन हो रही होती है और फाइब्रोसिस हो रही होती है सारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी और स्किन में भी। तो क्रेस्ट सिंड्रोम में जो स्किन इन्वॉल्वमेंट है फेस, नेक और डिस्टल एक्सट्रीमिटीज को वो इन्वॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, और ये 80% होता है। और जो डिफ्यूज है उसमें जो है वो फेस, नेक और डिस्टल एक्सट्रीमिटीज के साथ साथ जो है ना ट्रंकल इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है स्किन थिकनिंग की, और उसमें फिर प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज में भी ये चेंजेस शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो वो होता है 20% और क्रेस्ट सिंड्रोम जो है वो 80% इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो क्रेस्ट CREST उसको आप निमोनिक है वो आप याद कर लें। C जो है कैल्सिनोसिस क्यूटिस के लिए, यानी स्किन चेंजेस जो हो रही हैं। R स्टैंड्स फॉर रेनॉल्ड्स फिनोमेना। E फॉर एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर, यानी कि हाइपोमोटिलिटी हो जाती है इसमें। S को है स्क्लेरोडेक्टाइली, जो फिंगर्स में चेंजेस हो रही हैं। और T जो है वो टेलेंजियाक्टेजिया के लिए। ठीक है, तो ये इसको हो रहा है
क्रेस्ट सिंड्रोम ही और इसको क्या कॉम्प्लिकेशंस इसको क्या क्या हुई हैं, गट इन्वॉल्वमेंट हुई है, स्मूथ मसल एट्रोफी हो जाती है गट इन्वॉल्वमेंट में, विथ फाइब्रोसिस इन लोअर 2/3 ऑफ एसोफेगस लीडिंग टू एसिड रिफ्लक्स एंड इरोसिव एसोफेजाइटिस। ठीक है, तो एसिड रिफ्लक्स की वजह से इसको क्या हो रहा है, जो नॉक्टर्नल कॉफ हो रही है ना, वो रिफ्लक्स की वजह से हो रही है इसको। और इसके अलावा चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी है, तो मतलब एपिगैस्ट्रिक बर्निंग और ये सब कुछ हो सकता है। उसके साथ हाइपोमोटिलिटी एसोफेगस की हो रही है, तो उसकी वजह से डिस्फेजिया हो रहा है इसको। डिस्फेजियन और डायनोफेजिया यानी कि वो भी हो सकता है इसके साथ। इट ऑल्सो में अकर नॉक्टर्नल कॉफ में भी ड्यू टू एसिड रिफ्लक्स ऑफ नाइट दैट कैन लीड टू एस्पिरेशन निमोनिया। अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस पूछी हुई हैं, तो जाहिर बात है कि एएनए तो वर्चुअली ऑल पेशेंट में पॉजिटिव ही होता है। आप एएनए कराएं वो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर जो है नंबर 2 आप कराएंगे एंटी SCL70 डायरेक्टेड अगेंस्ट टोपोआइसोमेरेज 3 इज प्रेजेंट इन 1/3 पेशेंट विद डिफ्यूज डिजीज एंड 20% पेशेंट इन लिमिटेड डिजीज। ठीक है, लेकिन एंटी SCL70 जिसमें पॉजिटिव होती है ना, बहुत ही उनकी प्रोग्नोसिस खराब होती है। नंबर 3 एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी 50% इन लिमिटेड डिजीज एंड 10 to 20% डिफ्यूज डिजीज। और ये बहुत ही स्पेसिफिक है फॉर क्रेस्ट सिंड्रोम। तो हो सकता है एंटी SCL70 आपका नेगेटिव आ जाए तो एंटी सेंट्रोमियर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। नंबर 4 एंटी RNA पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडीज दे डेवलप इन 10 to 20% पेशेंट विद रैपिडली प्रोग्रेसिव स्किन डिजीज, रीनल क्राइसिस एंड हाई रिस्क ऑफ सॉलिड ट्यूमर स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर। तो इसके साथ ये हो सकता है। ठीक है, अब इन्होंने यही 3 सवाल पूछे थे और कुछ नहीं है, तो ये छोटा सा खत्म हो गया। अब हम देख लेते हैं दूसरा केस, इसी को कैसे प्रेजेंट किया। तो 2 और केसेस हैं 47 और 48, देख लीजिए। केस नंबर 47, अब इन्होंने इसी केस को किस तरह पूछा है। मिडिल एज्ड लेडी विजिटेड OPT विद कंप्लेंट्स ऑफ ब्लूइश डिस्कलरेशन and pain in fingers in winter season, swelling of hands with painful joint movements. She also has retrosternal burning sensations while taking meals and on lying down with occasional dysphagia. On examination, she has pursed lips and telangiectasia on face and resorption of terminal pharynges. The skin is tight and shiny. अब फिर उन्होंने पूछा what is the likely diagnosis. Number 2, what other systemic involvement can occur. अब इसमें उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसमें क्या है, उन्होंने पूछा कि भाई क्या क्या हो सकता है इस डिजीज में। नंबर 3 नेम 6 इन्वेस्टिगेशन दैट कैन लीड टू द डायग्नोसिस। तो अब हमने देख लिया था सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, क्रेस्ट सिंड्रोम डायग्नोसिस है। एज टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स कैल्सिनोसिस क्यूटिस, क्या हो रहा है उसमें, स्किन थिकनिंग बताई हुई है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स इन कोल्ड, रिसॉर्प्शन ऑफ टर्मिनल पैरेंजेस एंड लॉस, एसोफेजियल हाइपोमोटिलिटी, उसकी वजह से डिस्फेजिया और डायनोफेजिया विद रिफ्लक्स हो रहा है। स्क्लेरोडेक्टाइली, स्किन शाइनी है, टेलेंजिएक्टेसिया ऑन फेस। ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन में अदर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, यानी कि इस डिजीज में कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहला आप गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम देख लें। फाइब्रोसिस हर जगह आपने याद रखना है। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में, स्क्लेरोसिस से ही आप देख लें हार्डनिंग जैसे हो रही है, तो सारे सिस्टम्स में हार्डनिंग होगी स्किन समेत। ठीक है, फाइब्रोसिस एंड एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कॉजेज हाइपोमोटिलिटी लीडिंग टू डिस्फेजिया और डायनोफेजिया एंड रिफ्लक्स। नंबर 2 लार्ज माउथ डायवर्टिकुलर इन द जॉर्जिनम, इलियम एंड कोलन, ये भी हो जाते हैं। नंबर 3 बैक्टीरियल ओवरग्रोथ एंड मैल एब्जॉर्प्शन, लार्ज बाउल हाइपोमोटिलिटी लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया। मतलब डायरिया की भी हिस्ट्री आपको मिल सकती है, अभी हम आगे देखेंगे उसमें उन्होंने दिया हुआ है। नंबर 4 सूडो ऑब्स्ट्रक्शन एंड सीवियर बाउल डिस्टेंशन विद रप्चर। एक्चुअली क्या होता है, हाइपोमोटिलिटी की वजह से यानी कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले हो जाती है, इसी तरह बाउल मूवमेंट स्लो हो जाती हैं, तो सूडो ऑब्स्ट्रक्शन और सीवियर बाउल डिस्टेंशन विद रप्चर ये भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, डिफ्यूज पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज results in restrictive lung disease and low diffusing capacities and pulmonary hypertension. तो pulmonary hypertension इसका severe यानी कि complication है। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन जस्ट बिकॉज ऑफ थिकनिंग,
of the pericardium, heart block, myocardial fibrosis, right heart failure due to pulmonary hypertension. तो ये इस वजह से renal system में renal crisis from intimal proliferation of small renal arteries and usually associated with hypertension, life threatening emergency. तो ये तो बहुत ही renal crisis जो है वो आप खुद सोच लें कि इंटिमल प्रोलिफरेशन हो रही है और फाइब्रोसिस हो रही है स्मॉल वेसल्स की रीनल आर्टरीज में, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है, रीनल क्राइसिस। तो फिर उसको बहुत स्पेसिफिक तरीके से हॉस्पिटलाइज करके ट्रीट करना होता है। अभी हम आगे देख लेंगे। अब 6 इन्वेस्टिगेशन ऑफ पूछी उन्होंने, ठीक है। तो क्या कराएंगे, सीपी विद पेरिफेरल स्मीयर कराएंगे क्योंकि माइल्ड एनीमिया हो सकता है इसमें, और माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया भी मिल सकता है क्योंकि वेसल्स जो हैं वो बहुत हार्ड हो जाती हैं। तो जो स्मॉल कैपिलरीज में से रेड ब्लड सेल्स डायबिटीज करते हैं तो फिर वो मैकेनिकल डैमेज हो जाते हैं उसमें, तो माइक्रो एंजियोपैथिक आपको पिक्चर मिल सकती है। नंबर 2 ESR, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, फाइब्रोसिस हो रहा है, ESR बहुत रेज्ड होगा। ANA सब पेशेंट में पॉजिटिव होता है। एंटी HCl 70 20% में आपको मिल सकता है। एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी अगेंस्ट टोपोआइसोमेरेज 3 एंटीबॉडी, ये जो है स्पेसिफिक है क्रेस्ट सिंड्रोम का। नंबर 3 एंटी RNA पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडीज, ये भी 20% में आपको 10 to 20% में आपको पॉजिटिव मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके तीनों सवाल हो गए। क्या क्या थे इन्होंने, लाइकली डायग्नोसिस पूछी थी और सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट, वो सारा आपको बता दिया। यानी कि पहला आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का है, दूसरा जो है आपको रेस्पिरेटरी, तीसरा कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है, और रीनल 4 इन्वॉल्वमेंट होती है सिस्टम्स की, और स्किन तो है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है केस नंबर 48। अब इसमें उन्होंने किस तरह पूछा है, 40-year-old lady presented with coldness and numbness in the fingers on emotional stress for last many years. She recently has developed pain and stiffness of fingers and knees and felt difficulty while opening her mouth or brushing her teeth. She has lost about 10 kg weight and has frequent diarrhea. अब देखें इसमें डायरिया उन्होंने बताया, ठीक है। क्यों हो रहा है, वही फाइब्रोसिस हो रही है, एट्रोफी हो रही है कोलन में और पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से हाइपोमोटिलिटी है और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है, और डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ठीक है। On physical examination, it is revealed that her skin is dry with restriction of joint movements, inability to open her mouth completely. Investigations show hemoglobin 11 gram per deciliter, ESR 100 millimeter per hour, ANA positive, RA factor positive, X-ray hands normal. अब इन्होंने RA factor positive दिया, तो RA factor मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज भी हो सकती है, और अगर RA इसको होता तो एक्सरे हैंड्स नॉर्मल तो ना होते ना, फिर तो एक्सरेज में आपको क्या मिलता, ऑस्टियोपीनिया हो जाता है और बोन इरोजन्स होते हैं, तो नॉर्मल तो नहीं आ सकते इतना कुछ अगर हो गया हो तो, ठीक है। बहुत सारी और कंडीशंस में भी RA फैक्टर पॉजिटिव आ सकता है। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। फिर नंबर 2, what investigations you will do to confirm the diagnosis and to evaluate other systems involvement, how would you manage this case। तो इसमें मैनेजमेंट उन्होंने पूछ लिया, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। तो हम देख लेते हैं वही। अब इन्होंने यहाँ पे जो बताया हुआ है ना कि स्टिफनेस ऑफ फिंगर्स और नीज क्यों हो रही है उसको, डिफिकल्टी वाइल ओपनिंग अ माउथ, क्योंकि हर जगह उसको ना फाइब्रोसिस हो रही है, स्किन में बहुत सीवियर किस्म की टाइटनिंग हो रही है फाइब्रोसिस की वजह से स्किन में, तो उसको मुंह खोलने में भी बहुत छोटा सा मुंह खुलता है, और वीक नोज भी हो जाती है, और ब्रशिंग टीथ इसीलिए उसको मुश्किल हो रहा है कि मुंह नहीं खुल रहा। 10 kg वेट उसका लॉस्ट हो गया, डायरिया भी हो रहा है, ठीक है। तो सारी कॉम्प्लिकेशंस उसको हुई हुई हैं, और स्किन इज ड्राई, एग्जामिनेशन में रेस्ट्रिक्शन ऑफ जॉइंट मूवमेंट, इनएबिलिटी टू ओपन और माउथ कम्प्लीटली। तो उसमें फिर ये है कि स्किन जो है ना
उसमें टाइटनिंग बहुत हो जाती है, फोल्ड सारे ख़त्म हो जाते हैं। आप अगर पिंच करना चाहें तो पिंच नहीं होती स्किन, और बिल्कुल हाइट बाउंड हो जाती है ना स्किन, तो शाइनी लगती है। शू में उसमें लगता है कि एडिमा हो रहा है, और फिर बिल्कुल वो हड्डी के साथ ना बिल्कुल साथ जुड़ जाती है ना। आप उसको नॉर्मली जैसे स्किन सॉफ्ट है आप उसको पिंच कर सकते हो, तो आप नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस सिस्टमिक स्क्लेरोसिस हो गई। अब उन्होंने पूछा मतलब कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे आप उसको देखने के लिए, यानी कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो यूरिन डीआर माइक्रोस्कोपी कराएंगे ना, तो जाहिर बात है कि आपको उसमें रीनल इन्वॉल्वमेंट है, तो प्रोटीनूरिया हो रहा होगा, ठीक है, वो देख लेंगे आप। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा लेंगे, रेस्ट्रिक्टिव आएंगे, रेस्ट्रिक्टिव फंक्शंस इन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, डिफ्यूजन कैपेसिटी कम हुई भी होगी, मेल एब्जॉर्प्शन टेस्ट, अगर उसको डायरिया और ये सब हो रहा है तो फिर वो भी आप करा के देख लें। मैनेजमेंट किस तरह करेंगे? अब मैनेजमेंट जो है ना, कोई इसका ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं सिस्टमिक स्क्लेरोसिस का। इट इज सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव, नो मेडिकेशन कैन ऑल्टर द अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस, ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन द ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व। जो भी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है, जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उसको उसके हिसाब से आपने ट्रीट कर देना। तो सबसे पहला इसको रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो रहा है, तो आप रेनॉल्ड्स फिनोमेना किए, यानी कि क्या जनरल मेजर लेते हैं। जनरल मेजर ये होते हैं कि आप पेशेंट को कहते हैं कि हमेशा वार्म रखने हैं उसने हैंड्स, तो उसके लिए ग्लव्स या मिडल्स वो पहन सकती हैं, और क्योंकि उसकी वजह से प्रेसिपिटेट होता है अटैक, ठीक है। शुड कीप द बॉडी वार्म बाय वियरिंग वार्म शर्ट्स, कोट्स एंड हैट्स हेल्प प्रिवेंट वेजोस्पाज्म दैट कॉज रेनॉल्ड्स फिनोमेना। तो मतलब सिर्फ हाथ को ही वार्म करने की जरूरत नहीं है, पूरी बॉडी को वार्म करना चाहिए। और पेशेंट जो होते हैं वो फिर उनको पता होता है किस तरह के कोल्ड वेदर में उनको प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो उससे उनको बचना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, हाँ ये उसके अलावा जो है स्मोकिंग अगर करता है पेशेंट तो उसको मना करें, क्योंकि वो और रेनॉल्ड्स फिनोमेना जो है ना वो एग्जेजरेट हो जाए। स्मोकिंग यानी कि बंद करवानी चाहिए। दूसरे जो भी ऐसी ड्रग्स हो जो वेजोस्पैज्म करती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करती हैं, उनको बंद करना चाहिए। मसलन जितने भी एम्फेटामीन्स हो गए, डाइट पिल्स हो गई, या डीकंजेस्टेंट हो गए, तो इस तरह की मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए। फिर हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना में कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं, तो ये देख लें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऑफ फर्स्ट लाइन थेरेपी, स्लो रिलीज निफेटिपिन 30 to 180 मिलीग्राम पर डे ओरली, एम्लोजिपिन, फेलोजिपिन, इसराजिपिन, निसोल्टिपिन, ये सब आप दे सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स इफेक्टिव आर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, टॉपिकल नाइट्रेट्स, फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर्स, सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, वर्डेनाफिल, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, फ्लोक्सिटिन, स्टैटिन्स और एंडोथेलिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स, बोसेंटैन, ठीक है। ये भी रेनॉल्ड्स फिनोमेना में आप दे सकते हैं। सीवियर रिफ्रैक्टरी एपिसोड्स अगर हैं, डिजिटल गैंग्रीन हो रहा है, इन विच देयर इज थ्रेट ऑफ डिजिटल लॉस, में रिक्वायर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन और इट्स एनालॉग्स, एपोप्रोस्टिनॉल, आइलोप्रोस्ट एंड ट्रीफॉस्टिनल, ठीक है। और इसके अलावा सीवियर केसेस के लिए आप सर्जिकल मेजर ले सकते हैं, यानी कि डिजिटल sympathectomy may be indicated when attacks have become severe, interfere with work and well-being। यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं डिजिट्स की, उन्हीं को आपने खत्म कर देना, ठीक है। सिंपैथेक्टोमी कर देनी है आपने। ट्रीटमेंट ऑफ रीनल क्राइसिस। अब रीनल क्राइसिस में हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है, स्क्लेरोडर्मा। रीनल क्राइसिस मस्ट बी ट्रीटेड अर्ली एंड एग्रेसिवली इन द हॉस्पिटल with angiotensin converting enzyme inhibitors, that is captopril, initiated at 25 milligram orally 6 hourly and titrated up as tolerated to a maximum of 100 milligram every 6 hours, ठीक है। तो ये उससे ट्रीट होता है। ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज वो कैसे करेंगे? पेशेंट सिवियर एसोफेजियल डिजीज शुड टेक मेडिसिन इन लिक्विड और क्रश फॉर्म। Reflux can be reduced and the risk of scarring diminished by avoidance of late night meals। जितने भी हम रिफ्लक्स जो भी GERD के पेशेंट होते हैं, तो उनको हम जो एडवाइस कर रहे होते हैं ना, वही इनको भी करनी है कि मतलब लेट नाइट मील्स नहीं लेने हैं, खाते ही लेट नहीं जाना है, ठीक है।
or proton pump inhibitor. Omeprazole 20-40 milligram per day orally, which achieve near complete inhibition of gastric acid production and are effective for refractive esophagitis. Patients should take frequent small meals and remain upright for 2 hours after eating. Oral prokinetic metoclopramide 10 milligram QID or cisapride 10 to 20 milligram QID can improve dysphagia caused by esophageal hypomotility. Erythromycin 250 milligram TDS if prokinetic fail. तो ये भी आप dysphagia के लिए दे सकते हैं. Long term octreotide 0.1 milligram subcutaneously twice daily. A somatostatin analog helps with bacterial overgrowth and pseudo obstruction. Malabsorption due to bacterial overgrowth response to antibiotic. Rifaximin 550 milligram TDS daily often needed cyclically यानी कि देना ही पड़ रहा होता है long term. Treatment of skin disease, arthritis and myositis वो कैसे करेंगे? Skin disease और जो arthralgia वगैरह है तो उसमें जो है ना prednisone जो है ना वो नहीं देते हैं. क्यों नहीं देते हैं? उससे अगर देंगे ना तो रीनल क्राइसिस होने का खतरा होता है. तो प्रेडनिसोन तो उसमें एडवाइजेबल नहीं है, तो मीथोट्रेक्सेट दी जाती है. इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, आर्थराइटिस, मायोसाइटिस. डोज इज 7.5 मिलीग्राम ओरली वंस वीकली. मैक्सिमम डोज इज 20 मिलीग्राम पर वीक. तो आप इसको टाइट्रेट करेंगे. अगर पेशेंट जो है 7.5 मिलीग्राम से नहीं कोई रिस्पॉन्ड कर रही है तो आप उसको फिर 2-3 हफ्ते के बाद आप उसको डबल कर देंगे, फिर 20 तक आप ला सकते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी डिजीज. The patient with interstitial lung disease, mycophenolate mofetil, 1000 to 1500 microgram orally twice daily can improve dyspnea and pulmonary function test modestly. तो ये दे सकते हैं. Cyclophosphamide has similar efficacy but with greater toxicity. तो mycophenolate mofetil ज़्यादा advisable है. In patients who do not respond or cannot take mycophenolate mofetil or cyclophosphamide, nintedanib, an inhibitor of multiple tyrosine kinase, यानी कि tyrosine kinase inhibitor है ये, nintedanib can slow the progression of lung disease. तो वो यूज की जा सकती है. Bosentan, an endothelin receptor antagonist. Endothelin क्या होता है? Endothelin receptor मतलब endothelin क्या होता है? Endothelin जो है ना वो पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है और ये वेसल वॉल से निकलता है ना. तो एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आप देंगे. इट इम्प्रूव्स एक्सरसाइज कैपेसिटी एंड कार्डियोपल्मोनरी हीमोडायनामिक्स इन पेशेंट्स विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड हेल्प्स प्रिवेंट डिजिटल अल्सरेशन. तो बोसेंटान हमने देखा था कि आप उसमें रेनॉल्ड्स फिनोमेना में भी दे सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये भी वेजोकंस्ट्रिक्शन को रोकेगा. अब फॉस्फोडाइस्टरेज टाइप 5 इनहिबिटर्स यानी कि सिल्डेनाफिल, टैटालाफिल, वर्डेनाफिल, अब ग्वाइनोलेट साइक्लेज स्टिमुलेंट, रियोसीगुएट, एंडोथेलिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बोसेंटान, मेसिटेंटान एंड एंडोथेलिन A receptor antagonist, ambrisentan are used to treat pulmonary hypertension. ये नई दवाइयाँ आ गई हैं, कोई याद नहीं है. Refractory pulmonary hypertension में require prostacyclin pathway agonist यानी कि epoprostenol, treprostinol and iloprost. जैसे हमने देखा था ना कि बहुत ही सीवियर डिजिटल गैंग्रीन हो रहा है और फिंगर लॉस का आपको थ्रेट है, तो फिर आप यानी कि इंट्रावीनस भी दे सकते हैं उसको. In patients with severe diffuse systemic sclerosis, myeloablation followed by autologous stem cell transplantation superior to immunosuppression with cyclophosphamide but has greater toxicity. तो टॉक्सिसिटी तो बहरहाल इससे भी है, लेकिन आपके पास एक आखिरी चारा ये होता है कि डिफ्यूज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में आप माइलो एब्लेशन के बाद ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं. ठीक है, प्रोग्नोसिस देख लें. 9 year survival average is 40%. Prognosis is worse for diffuse disease. Pulmonary fibrosis and pulmonary hypertension is the leading cause of mortality. ठीक है, तो ये हमारे समझे हमने पूरा
तफसील से जो है ना कर लिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो किसी तरह से भी आए आप इसको कर लेंगे। अब इसको बहुत अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे आज किसी ने कमेंट में लिखा है कि अब जो है आपके FCPS 2 के थ्योरी पेपर वो सिर्फ MCQ बेस्ड ही आते हैं, उसमें छोटे छोटे से सिनेरियो आपसे पूछे होते हैं। तो वो अगर आप मुझे भेज दें, क्योंकि मैंने बिल्कुल देखे नहीं है ना, तो मुझे पता नहीं है, तो आप प्लीज़ अगर कोई मुझे पेपर भेज सके तो मेरा ईमेल भी आप नोट कर लें, इसमें आ रहा होगा, वो देख लीजिए। और दूसरे, मैंने आपसे लास्ट टाइम जिक्र किया था कि मैं थोड़ी स्टोरीज भी लिखती हूँ अपने इंटरेस्टिंग केसेस जो मैं देखती हूँ ना हॉस्पिटल में, तो उसके, तो मैंने कहानी की तरह लिखे हुए हैं और मेरी वेबसाइट है drzebaisam.com करके, तो उसको आप खोल के उसमें इंटरेस्टिंग केसेस में जाके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे मैंने अनयूजुअल किस्म के जो अपनी रेजिडेंसी के ज़माने में देखे थे, तो वो लिखे हैं, तो शायद आप इंजॉय करें इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मतलब कैसे मैं और आपकी हेल्प कर सकती हूँ। फिर जैसे किसी ने बताया, मुझे पेपर्स भी देखने की ज़रूरत है, या तो मैं बुक्स खरीदूँ जाके ना, मैं देखूँगी, मैं सोच रही हूँ जब भी मुझे मौका मिला ना, तो आपकी जो MCQs की बुक्स आती हैं वो मैं देखती हूँ। ठीक है, फिर हम नए तरीके से वो MCQs करने लगेंगे। सही है, आई होप सो। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।